नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है। आज गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसमें आतंकवाद पर और पैने तरीके से प्रहार की तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। दिल्ली में गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें मौजूदा सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी अभियानों और केंद्र शासित प्रदेश में शांति बनाए रखने के प्रयासों पर गहन मंथन होगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कौन कौन होगा बैठक में? जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में होंगे शामिल। डीजीपी नलिन प्रभात होंगे बैठक में शामिल। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन होंगे बैठक में शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका भी बैठक में शामिल होंगे। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी इस बैठक का हिस्सा होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आला अधिकारी, खुफिया एजेंसी के आला अधिकारी, सेना के आला अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। आतंकवाद पर लगातार मंथन जारी है। इससे पहले पिछले साल 19 दिसंबर को अमित शाह ने समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पारिस्थितिकी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। पिछली बैठकों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया था, जिसे और पुरजोर तरीके से लागू करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। अब कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जहां पर एलजी मनोज सिन्हा शामिल होने वाले हैं इस बैठक में, और साथ ही साथ डीजीपी नलिन प्रभात भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। वहीं देखिए, 2024 का जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कितने हुए हैं, जिसमें कितने जो जवान हैं वो शहीद होने की जानकारियां सामने निकल कर आई। 26 जवान शहीद हुए हैं और नागरिक कितने मारे गए हैं ये भी आपको बता दें। 32 नागरिकों की 2024 में मौत हुई है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में। तो 2024 का ये आंकड़ा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं 10 नवंबर 2019 में किश्तवाड़ में स्वास्थ्य केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। 4 मई 2020 में हंदवाड़ा में आतंकी हमला हुआ था। कौन कौन से बड़े हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरह से? 4 अगस्त 2023 का हम जिक्र कर लेते हैं। कुलगाम सेना के शिविर पर फायरिंग की गई थी कुलगाम में, इस तरह की जानकारियां। वहीं 20 अप्रैल 2023 का वो दिन जब पुंछ और राजौरी में हमला किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। तो वहीं 12 जनवरी 2024 में पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकी हमला किया गया था। आपको बता दें कि 9 जून 2024 को रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमला किया गया था। इसके साथ ही अहम जानकारियां लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, ये तमाम हमले जिसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर भी देखा जा रहा है और आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है दिल्ली में। तो देखिए, आज जम्मू कश्मीर को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी राजधानी दिल्ली में। इस वक्त हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, बैठक कितने बजे होने वाली है? और देखिए, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक से जुड़ी हुई क्या अहम जानकारी आपके पास? करीब 2:30 बजे के बाद बैठक शुरू होगी और बैठक में जैसा
लोगों को मालूम है, मनोज सिन्हा जी होंगे, मनोज सिन्हा के बाद होम सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी के बाद तपन डेका होंगे, बीएसएफ के जो डीजी हैं चौधरी जी होंगे, और वो तमाम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होंगे जिनकी जिम्मेदारी ये है कि जम्मू कश्मीर और उस रीजन में टेररिज्म को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। क्योंकि भारत की समस्या सिर्फ टेररिज्म नहीं है, भारत की समस्या इंटरनल सर्जेंसी भी है। क्योंकि जब तक अंदर के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे टेररिस्ट कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या राजनीतिक मंशा से पल रहे लोग हैं, जिनकी मंशा ये होती है कि भारत में अस्थिरता रहे और उनकी राजनीति की रोटी जो है हमेशा सेकते रहे वो। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी 2 गुनी नहीं 8 गुनी बढ़ जाती है कि अपने लोगों को बचाते हुए अगर टेररिज्म को काउंटर करना है तो ये भी देखना है कि ह्यूमन टेरिटरी में कोई ऐसी फायरिंग ना हो या ऐसे गतिविधियां ना हो जिससे नागरिकों की जान जाए। क्योंकि सरकार के लिए आतंकवाद को कंट्रोल करना बहुत आसान काम है। ऊपर से अगर बम्बार्डिंग कर दे और सारे बंकर ढा दे तो एक दिन में मार दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनके साथ साथ हमारे देश के लोग भी कुछ मिले हुए हैं जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, जिनके जो खाते भारत की हैं और आस्था पाकिस्तान में रखते हैं। तो उनको कैसे काबू किया जाए, जो भटक गए हैं युवक उनको कैसे मुख्य रास्ते पर लाया जाए, उनके लिए बहुत सारी स्कीम कैसे और डिवाइस की जा सकती है, इस पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि कुछ अच्छा इसका पॉजिटिव निष्कर्ष निकले। कृष्ण मोहन, हमें ये भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि हम पिछले बार कुछ बार से देख रहे हैं जिस तरह से आतंकी हमलों की फ्रीक्वेंसी जम्मू में ज़्यादा अब देखी जा रही है क्योंकि कश्मीर में पूरी तरह से मुस्तैदी है। अच्छा, जम्मू को क्यों टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से, ये भी हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे। जम्मू को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के लोग, देखिए, जब तक घर का भेदी नहीं उधर जाएगा तब तक कैसे हमारे यहाँ जो है परेशानी होगी। तो जब हमारे लोग ही उनसे मिले हुए हैं, उनका व्यापार चल रहा है, उनसे एक तरीके से शादी ब्याह किसी तरीके से चोरी छुप के शादी ब्याह हो रही है, उनके बच्चे इधर आ रहे हैं, हमारे बच्चे उधर जा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये संभावना हमेशा बनी रहेगी कि आखिर टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जाए। और आपने पूछा कि जम्मू कश्मीर ही क्यों, क्योंकि बहुत सारा बॉर्डर का हिस्सा जो है पाकिस्तान से लगता है। और बंटवारे के समय जिसको हमने पीओके की अगर हम बात करते हैं तो पीओके को हम हमेशा कहते हैं कि पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, लेकिन स्ट्रेटजिकली उनके पास है। तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होते हैं जहां के लोग जानबूझ के भटक के बंकर से आ जाते हैं यहाँ पे और आके यहाँ पे अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब वेज और मीन्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए। देखिए, जब तक सिस्टम है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, आप जियोग्राफी बदल नहीं सकते, पड़ोसी बदल नहीं सकते, तो आपको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। और अपना घर दुरुस्त करने के लिए एक ये रूटीन बैठक है जिसमें इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलेगा और उसको कार्य रूप दिया जाएगा। बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। विकास, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है केंद्र सरकार की टेररिज्म पे, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? और एक सवाल मैं यहाँ पर कृष्ण मोहन से भी पूछ रही थी कि जम्मू में फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की नजर आ रही है, ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आज ये बैठक भी होने वाली है राजधानी दिल्ली में जिसका नेतृत्व खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जी देखिए, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनकी अगर हम बात करें तो जम्मू में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो सामने दिख भी रहा है कि जम्मू में आतंकवाद ज्यादा बढ़ा, उसका रीजन ये है कि एक कुछ समय पहले तक कश्मीर जो सेंट्रिक था और जिस तरह से वहां पे ऑपरेशन ऑल आउट सर्च विनाश ऑपरेशन चलाए गए, उसके बाद वहां से आतंकियों का लगातार सफाया शुरू हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी इनके आका हैं उनको अपनी रणनीति को में बदलाव करना पड़ा और एक बार फिर से 90 के दशक में जो इनके ट्रेडिशनल रूट थे, जो यहाँ सांबा की तरफ से, हीरानगर की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करके आते थे और कठुआ, बिलावर, रजौरी, पुंछ की जो पहाड़ियां क्रॉस करके ये लोग वहां जाते थे, उन ट्रेडिशनल रूट्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया है। क्योंकि 90 के दशक में जब वहां पे मिलिटेंसी खत्म हो गई, उसके बाद उन वहां पे जो चौकियां थी, चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो, उनको वहां से हटा लिया गया क्योंकि वहां पे हालात जो थे बिल्कुल शांतिपूर्ण हो गए थे। एक बार फिर से उन्हीं रूट्स को वहां पे यूज किया गया जिससे एक बार फिर से इन एरिया में आतंकवाद बढ़ा। और जिस तरह से आपका दूसरा प्रश्न था कि इसको कैसे काबू किया जाएगा, उसके लिए लगातार जो है ग्राउंड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनकी अभी शर्मा जी बात कर रहे थे कि घर के भेदी, जी बिल्कुल सही कहा, ओवरग्राउंड वर्कर्स है, उन पे नकेल कसी जा रही है और लगातार उनकी धरपकड़ जारी है। उसी के बाद आप देखेंगे अब जम्मू में भी ग्राफ जो है आतंकवाद का कम हुआ है। हालांकि कुछ समय बाद घटनाएं होती हैं, उनको लेकर भी जो है लगातार जो है और इन्हीं घटनाओं को लेकर आज बैठक में चर्चा भी होगी।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने रिटायर्ड फौजी के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में रिटायर्ड फौजी मंजूर अहमद वागे शहीद हो गए और उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गई हैं। इस घटना को बेहीबाग इलाके में आतंकवादियों ने अंजाम दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमको इंसाफ चाहिए, खाली हमको इंसाफ चाहिए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी हमले में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गए। खबरों के मुताबिक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे को उनके घर के पास गोली मारी गई। फिलहाल इस घटना की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कुलगाम की घटना से गहरा दुख हुआ। ऐसी जघन्य हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। पूर्व सैनिक मंजूर अहमद करीब 5 साल पहले प्रादेशिक सेना से रिटायर्ड हुए थे और वो इस इलाके में अपना निजी काम संभालते थे। उनकी हत्या से पूरा परिवार सतुर है और इंसाफ की मांग कर रहा है। तो मेरा पापा इस दुनिया में अब नहीं रहा, तो मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हम तो फौज की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमको इंसाफ चाहिए, खाली हमको इंसाफ चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर में मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि शांति के लिए आतंकी और उनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं, वी कंडेम इट, और हमारे जो पूरी उसके उन परिवारों के साथ हमारी, जैसे पता चला है उनकी एक महिला भी जो हैं वो भी इंजर्ड हैं, एक शहीद हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि देश के दुश्मनों को करारा जवाब देना पड़ेगा। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान चलाया गया। साल 2025 में कश्मीर घाटी में हुआ ये पहला आतंकी हमला है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 2024 में जम्मू में 14 विदेशी आतंकी मारे गए थे, वहीं 13 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से संवाददाता विकास अबराल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम ऑपरेशंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी बता देते हैं, जहां पर किन किन आतंकी संगठनों पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन पर लगाम बेहद जरूरी है क्योंकि लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जो लगातार हमले की कोशिश भारत में करता आया है, साथ ही हरकत उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकी संगठन जो लगातार अपने मंसूबे भारत में कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना देखिए पूरी तरह से तत्पर है। अल बदर, हरकत उल अंसार, ये तमाम आतंकी संगठन, इन पर लगाम लगानी बेहद जरूरी है। लश्कर-ए उमर और साथ ही साथ तमाम और भी आतंकी संगठन। अब देखिए द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने सिर्फ लगातार तमाम आतंकी हमलों की यहां पर जिम्मेदारी भी ली। सरहद पार से किस तरह से साजिश रची जा रही है, इसको लेकर जानकारियां सामने निकल कर आई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की करतूत भी लगातार सामने निकल कर आ रही है। पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत में माहौल खराब किया जाए, लेकिन भारतीय सेना इसको लेकर लगातार यहां पर एक्शन देती हुई नजर आ रही है। हिजबुल मुजाहिदीन की भी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है संभावना। वहीं अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से लगातार तमाम गतिविधियां करने की कोशिश, आतंकवादी वारदात करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में भी शुरुआत की गई TRF, जिसका द रेजिडेंट फ्रंट इसका फुल फॉर्म है, और लगातार कई आतंकवादी गतिविधियों को यहां पर करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अंडरग्राउंड वर्कर्स इसके तहत काम करते हैं, जो तमाम खुफिया जो जानकारी है भारत की वो उन तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की कोशिश होती है, भारत विरोधी नीति अपनाई जाती है। सरहद पार से लगातार साजिश जो है वो रची जा रही है। तो देखिए पल पल की अपडेट भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कृष्ण मोहन और इसके साथ ही विकास भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, देखिए लगातार ये पाकिस्तान मंसूबे अपने कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना जो है मुस्तैद है पूरी तरह से और मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी
पाकिस्तान भारत विरोधी नीति अपनाता हुआ नजर आ रहा है, आतंकवाद को और बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जानकारी भी सामने निकल कर आई कि इस तरह के पोस्ट जो भारत के अगेंस्ट कर रहे हैं, भारत के लिए भड़काने वाले रहे हैं, उसमें लगभग 22% की वृद्धि हुई है। जो अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो जो विकसित या विकासशील राष्ट्र हैं वो अपने फॉरेन पॉलिसी में ये डिस्कस करते हैं कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कैसे सुधारे जाएंगे। चाहे वो भारत अमेरिका से बात करे, चीन से बात करे, रूस से बात करे या जिस किसी से भी बात करे। जो देश एक तरीके से जो उटपटांग राष्ट्र हैं, जिसके कैटेगरी में मैं कनाडा को भी रखता हूँ और पाकिस्तान का भी रखता हूँ, इनकी फॉरेन पॉलिसी इस बात पर निर्भर करती है कि भारत को जितना गाली दोगे, उनकी ज़मीन पर जितनी आप तबाही मचाओगे, उतना उनके समर्थक जो है खुश होंगे। पाकिस्तान के पास कुछ खोने के लिए है नहीं। पाकिस्तान जो है पूरे तरीके से जिसको कहते हैं कि एक भूखा नंगा राष्ट्र है, जिसके पास न तो अपना कोई प्राकृतिक संसाधन है, उनके पास प्राकृतिक संसाधन के रूप में एक आतंकवाद है जिसकी वो अच्छे से खेती कर रहे हैं, जिसकी आलोचना यूएन में हो गई। उनकी अगर हम बात करें तो WTO में भी उनकी संस्था हो चुकी है, FTA में उनकी हो चुकी है, जितने ब्रिक्स में हो चुकी है। तो जितने मंच है उस पर उनको एक तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की गई कि आप अपने यहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनके हमारे फॉरेन पॉलिसी में विकास एजेंडा है, उनके फॉरेन पॉलिसी में आतंकवाद एजेंडा है। और वो आतंकवादी जो है अपने मन से नहीं करते, उनके सेना के चीफ लगे होते हैं। उसमें मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय उनका है पाकिस्तान का, वो भी लगा होता है। तो ऐसे राष्ट्र से आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें एक मारोगे तो हम घुस के 15 मारेंगे। ये स्ट्रेटजी मोदी सरकार ने अपनाया हुआ है और उसी पे काम कर रहे हैं सब। बिल्कुल, और यही वजह कि देखिए पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति आ गई है। विकास, अब ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि हमने एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई कि सैनिक को निशाना बनाया गया, पूर्व सैनिक को निशाना बनाया गया, उनकी मौत हो गई है। 2 लोग जो हैं, जो उनके परिवार के सदस्य, वो घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ युवाओं में आतंकवाद को लेकर जिस तरह से बरगलाकर उन्हें भर्ती कराया जाता था, वो इंटरेस्ट कम हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। जी बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं देखें तो जो टारगेट किलिंग है वो जम्मू कश्मीर में पूरे बहुत कम हुई है। जिस तरह से पहले लगातार लोगों को टारगेट करके निशाना बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो TRF है, मैं आपको बताऊं, लश्कर तैयबा की ही एक्सटेंशन है। क्योंकि लश्कर तैयबा अब नहीं चाहता कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिखाए कि वो एक ऐसा गिरोह है जो आतंकवाद फैला रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने TRF का निर्माण किया और अब जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो TRF के नाम पे किए जाते हैं ताकि लश्कर तैयबा इससे बाहर रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और लगातार इनकी कोशिश रहती है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, क्योंकि यही एक चीज है जो पाकिस्तान के पास है और इसी के दम पर वो बाकी देशों से पैसा लेता है, जो जहां जहां आतंकवाद है, आतंकवाद के नाम पे पैसा लेता है, जिससे उनका देश चल रहा है। और इसी वजह से अब जो है आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में अब पिछले काफी समय से देखा, जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, जो पाकिस्तान बैठे हैं या जो भगौड़े हैं, ताकि उनके जितने भी एसेट्स उनको सीज किया जाए, ताकि वो जम्मू कश्मीर में वापस ना आ पाए। अगर आए तो उनके पास रहने की कोई जगह ना हो, उनको पकड़ा जाए। इसी के मद्देनजर अब कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। जिस तरह से लगातार जो है किलेबंदी पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ की जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि बौखलाहट में ये ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसमें निर्दोषों को और मासूम बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, क्या वजह ये भी हो सकती है कि अब तक जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां देखी गई जम्मू कश्मीर में, वहां की जो पूर्व राज्य सरकारें रही हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि देखिए आतंकियों के जनाजे पे वहां पर मातम पसरा रहता था और यही वजह है कि आतंकवादी जो है वो फलते फूलते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में अगर आप आतंकवाद को माइनस कर देंगे तो उनका फॉरेन पॉलिसी 0 है। उनकी 2 पॉलिसी है, आतंकवाद को बढ़ाओ और एक तरीके से जाके कटोरा लेके हर अपने जो विकसित राष्ट्र हैं या जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे पैसा मांग लो। तो पैसा मांगना और आतंकवाद को बढ़ाना, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो ये कहना कि ये पीछे वाले सरकार में कम हो गई थी, इस वाले सरकार में ज्यादा हो गया। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर उनके लिए एक टारगेट ऑडियंस है। जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे लेह की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर को आप एक स्टेट के तौर पे देखिए। उनका निशाना बदल सकता है कि इस बार कश्मीर में करेंगे, इस बार जम्मू में करेंगे, इस बार डोडा में करेंगे, भदरवा में करेंगे, किश्तवाड़ में करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी एक है। पॉलिसी एक है कि तबाही मचाओ और वहां के लोगों को बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी है।
मैं पूर्व की जम्मू कश्मीर की सरकारों का भी जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, और यही सवाल मैं करना चाह रही थी, लेकिन आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका कृष्ण मोहन और साथ ही विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।